जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात में इतवारी चर्चा। इतवारी चर्चा में आज पंकज प्रसून जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से, पिछले हफ्ते नहीं थे। और शशि सिंह जी जो पिछले हफ्ते थे, अभी उन्होंने आने का वादा किया है, देखते हैं कब तक जुड़ पाते हैं। तो पंकज जी आपका स्वागत है इस बार फिर इतवारी चर्चा में जुड़ने के लिए। और जी, बात हम इस बार करेंगे पेशा की। पेशा की जहाँ तक बात है, तो पेशा नियमावली के थोड़े ऐतिहासिक महत्व पर मैं प्रकाश डाल देता हूँ। 2023 में हेमंत सोरेन की सरकार ने इसका प्रारूप तैयार कराया था और इसमें ग्राम सभा को धोखाधड़ी से हड़पी गई आदिवासी भूमि को वापस करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसको थोड़ा राजनीतिक उतार-चढ़ाव हो गया, लागू करने में देरी हुई और 23 दिसंबर 2025 को हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने इसको पेशा की नियमावली को मंजूरी दे दी और 2 जनवरी 2026 को इस नियमावली को अधिसूचित कर दिया गया, नोटिफ़ाई कर दिया गया। तो अब ये लागू हो जाएगी और पेशा नियमावली का अधिसूचित होना आदिवासी समाज के स्वशासन के सदियों के संघर्ष का को एक संवैधानिक मान्यता दिया जाना है और इसमें राज्य के 13 पूर्ण और 3 आंशिक अनुसूचित जिलों में से 136 प्रखंड हैं, 2066 ग्राम पंचायतें हैं और करीब 16,000 गाँव इसके दायरे में आ जाएँगे। तो इसके थोड़े गुण दोष पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एक तरफ तो इसको बड़ी जीत बताया जा रहा है, आदिवासी स्वशासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। वहीं भाजपा के नेता खास करके चंपई सोरेन इसको कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ धोखा है और इस ड्राफ्ट को बनाने में जो पंचायती राज की तत्कालीन निदेशक थी निशा उरांव, जो पूर्व जी, कैबिनेट मंत्री और विधायक रामेश्वर राव की बेटी भी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया है कि लगेगी आग तो आएँगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब बातें क्यों हो रही है और क्या वाक़ई में ये जो नियमावली लागू हुई है, ये आदिवासियों के जीवन में कितना बदलाव लाएगी? क्योंकि कोई भी कानून बनता तो लोगों के भले के लिए है, लेकिन इच्छा शक्ति राजनीतिक, प्रशासनिक जब तक नहीं होगी, तब तक कोई कानून, कोई नियम धरती पर और धरातल पर नज़र नहीं आ सकता है अपने उसी वास्तविक इफेक्टिव रूप में। तो इस पर पंकज जी आपसे चर्चा करें, लेकिन शशि जी आ गए हैं, उनको थोड़ा हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमारे तीसरे जोड़ीदार आ गए शशि जी। 2 बजे से 2 बजे से तैयारी में नमस्कार। थे, 2 बजने के बाद दर्शन दे रहे हैं 10 मिनट के बाद। जी, कहाँ थे सर? बस कुछ नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके देर हो ही गई। हाँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। हो जाती है, हाँ। हाँ, तो अभी हम लोग शुरू कर चुके थे, पंकज जी से हमने चर्चा की कि जो नियमावली लागू हुई है, उस कहाँ उसका कितने राज्यों, कितने जिलों में और कितने पंचायतों में और कितने गाँव में होगा। तो एक बार समझते हैं कि इसका क्या ये है क्योंकि इसमें बातें तो वो अच्छी-अच्छी हैं जैसे हर नियम हर कानून में होती हैं, लेकिन इस पर लागू होगा और इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? पहले हुँ, हुँ। पंकज जी से मैं बात कर रहा था, तो पंकज जी का भी इस पर पक्ष थोड़ा जानना चाहेंगे। तो पंकज जी आप थोड़ा बताएँ हमारे दर्शकों के लिए। जी। आनंद जी, ये पेशा नियमावली सबसे पहले 1996 में भारत की संसद से पास हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और देश के 10 राज्यों में जहां आदिवासियों की संख्या है, वहां पे इसे लागू किया जाना था। अफसोस ये है कि बाकी सारे राज्यों में लागू कर दिया गया, झारखंड बचा हुआ था और आप जाइएगा उन राज्यों में से आप आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़ है, बगल में आपका उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ये सारे जहां-जहां आदिवासी थे वहां 10 ये उस राज्यों वक्त 10 से आना था। राज्यों में है। हाँ जी। जी, जी। तो अब उसमें मोटा-मोटी जो वहां केंद्र में जो जो सैद्धांतिक था कि भाई राज्य सरकार को इसे अपने भौगोलिक और सामाजिक संरचना के अनुसार मॉडिफाई करके इसको लागू करना पड़ेगा और हर राज्य सरकार ने अपने-अपने परंपरा के अनुसार, नियमों के अनुसार किया। झारखंड के साथ विडंबना ये हुई कि 1996 का पेशा कानून 2025 में आके लागू हुआ। जी। लेकिन लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 2000 में तो खैर बना ही झारखंड, उसके बाद बहुत सारा आपको पता है। लेकिन जो भी हुआ, अच्छा हुआ और एक परिकल्पना थी। परिकल्पना ये थी कि आदिवासियों का जो प्रशासन हो, वो स्थानीय के हाथ में ही दिए जाए।
ताकि वो अपनी परंपरा के अनुसार अपने तरीके से वो चला सके, और मूल भाव यही था पेशा का। अब आते हैं झारखंड पे। झारखंड में मैंने पढ़ा है, कल मेरे पास अधिसूचना भी आ गई है, और कुल मिला के काफी संतुलित है, और जो डिमांड हो रही थी वो है, कुछ-कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में बात करूँगा, जिस पे डिस्कशन ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कोई एक्सपर्ट अगर इस पे अपना सवालों का उत्तर दे सके तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं मोटा-मोटी इसकी चीज़ का समर्थन करता हूँ, और इससे बहुत मूल-चूल असर पड़ेगा झारखंड में राज-काज करने के तरीकों का, और झारखंड में जो पैसा है ना, वो जो शहरों की ओर कंसंट्रेट हो रहा था, उस पे एक लगाम लगेगा। अब वो सरकारी पैसा गाँव की ओर बढ़ेगा, देखिएगा इसे, और गाँव में खुशहाली आएगी, और विकास के काम ज़्यादा आपको होते दिखेंगे। ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, क्योंकि जिन-जिन राज्यों में ये लागू हुआ है, उन राज्यों में आप ग्रामीण जो वनवासी लोग हैं, आदिवासी, उनको जो भी बोले, ट्राइबल लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उन राज्यों के मुकाबले बेहतर है, जहां लागू नहीं हुआ। हाँ, तो शशि जी, मैं कल आपका एक वीडियो देख रहा था। आपने बड़े अच्छे तरीके से उसमें बताया कि इससे क्या लाभ है। तो पंकज जी अभी जो बात कर रहे थे कि वो उनको ये नियमावली अच्छी लग रही है और ये अच्छा कदम। आप इसको बताएँ कि आपने मैं अपने वीडियो के लास्ट में एक सवाल भी छोड़ा था कि कोई भी नियम, कोई भी नियमावली या कोई भी कानून बनता तो जनता के भले के लिए है। ये भी पेशा भी आदिवासियों के भले के लिए बना, उनके परंपराओं के, उनकी सुशासन के अधिकार के संरक्षण के लिए बना है। लेकिन क्या ये प्रशासनिक तंत्र जिसके ऊपर कानूनों को लागू कराने की जवाबदेही होती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो प्रशासनिक तंत्र को कंट्रोल करता है, ये क्या आपको लगता है कि ये अड़चन बनेगा या फिर उसके राह किया इसको लागू करा पाएगा? क्या आपको लग रहा है कि झारखंड में जो इतने साल के बाद ये नियमावली बनी और अब अधिसूचित भी हो गई है, क्या ये गाँव के सबसे निचले स्तर तक पहुँच पाएगी? और पहुँचेगी तो लाभ क्या होंगे इससे? सबसे पहले तो ये देर से ही आई पेशा का स्वागत होना चाहिए। मैं भी इस कदम के लिए हेमंत सोरेन सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन इस पे जो इसकी जो डिटेलिंग है उस पे जाने से पहले मैं ये आदिवासी राजनीति को थोड़ा समझाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, जो मेरी समझ कहती है कि अभी इस पेशा के बाद से आदिवासी राजनीति में एक तरह से भूचाल आया हुआ है। सब अस्त-व्यस्त हुआ पड़ा है। अब ये यहाँ से मतलब इसको लागू होने के बाद झारखंड की राजनीति अब वैसी नहीं रहेगी जैसी आज से पहले थी। जी। क्या बदलने वाला है, अब कैसे किस तरीके से हो, उसको थोड़ा-सा हम लोग सूँघने की कोशिश करें, तो पहले ज़रा आदिवासी आदिवासी राजनीति को समझते हैं कि आदिवासी यहाँ पर किस तरीके से है। तो मेरी समझ से यहाँ आदिवासी कई लेयर में बँटा हुआ है। पहला तो वो बीजेपी का आदिवासी, कांग्रेस का आदिवासी और जेएमएम का आदिवासी। बीजेपी के आदिवासी को सनातनी कहलाने से कोई समस्या नहीं है। मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। मतलब आपने आ आदिवासियों का जो रहा हूँ राजनीतिक ग्रहण किया है, पर एक तो आदिवासी है जो शुद्ध आदिवासी आ है। रहा हूँ। जी, जी। तो मैं इसको एक जगह लेके आ रहा हूँ, इसको समझा जाए, ज़रा इतना पीछे से आना ज़रूरी है। तो जी। बीजेपी का आदिवासी, कांग्रेस का आदिवासी और जेएमएम का आदिवासी। बीजेपी के आदिवासी को सनातनी कहलाने से कोई समस्या नहीं है, मतलब वो ठीक-ठाक है स्थिति। उसके बाद रहा कांग्रेस का आदिवासी। कांग्रेस के आदिवासी में 2 धड़े हैं, मिशनरी आदिवासी, सरना आदिवासी, जिसमें कांग्रेस के साथ मिशनरी आदिवासी की तादाद ज़्यादा है, सरना आदिवासी की तादाद कम है। जेएमएम के साथ भी ये दोनों धड़े हैं, मिशनरी आदिवासी, सरना आदिवासी। इनके पास सरना आदिवासी की संख्या ज़्यादा है, मिशनरी की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन ये दोनों जगह। तो अब ये तो हुआ इस तरीके से बंटवारा। उसके बाद आदिवासी एक और लेयर में बटा हुआ है, एक एलीट आदिवासी जो कि अब पिछले कुछ समय से मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर चुका है, उसका लाइफस्टाइल, उसका सामाजिक स्टेचर सब कुछ इम्प्रूव हो चुका है। इसमें 2 तरीके से लोग इम्प्रूव हुए हैं। एक तो इम्प्रूव हुए हैं कि आरक्षण की मदद से, अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से सरकारी नौकरी और इस सब चीज़ों में जा कर के उनने अपने को अपग्रेड किया है, जो कि बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। लेकिन जो दूसरा वर्ग है जो कि प्रभावशाली है, वो है दलाल आदिवासी। ठीक है? ये इस तरीके से ये विभाजन है। अब दलाल यहाँ पर दलाल को थोड़ा दलाल शब्द को थोड़ा डिफाइन विस्तारित करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल करता हूँ। दलाल आदिवासी वो है जो कि आदिवासी के नाम पे जो सारे फ़ायदे हैं,
वो लेने की कोशिश करता है और उसको गरीब आदिवासी तक नहीं जाने देता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेशा की मूल जो भावना है वो गरीब आदिवासी, जो कि विशुद्ध आदिवासी हम उसको कह रहे हैं, उनका बेनिफिट हो। मुझे शक है कि ये जो दलाल आदिवासी वर्ग है, ये वहां तक किसी भी हालत में इसको पहुंचने नहीं दे। ठीक है, जी अब जी ये तो इनका विभाजन। अब आते हैं, इस वक्त एक बहुत ही सकारात्मक राजनीति मुझे दिख रही है आदिवासी राजनीति में, कि ये इस तरह के विभाजन से आदिवासी समाज बहुत कमजोर होता मतलब होता जा रहा है। और यहाँ पर झारखंड में मैंने महसूस किया है कि यहाँ का जो कुर्मी समाज है और आदिवासी समाज, तो राजनीतिक रूप से मैं आदिवासियों को ज़्यादा सजग पाता हूँ। यहाँ के जब अब इससे पहले अगर देखा भी जाए तो ये शिबू सोरेन से लेकर के कार्तिक उरांव और इनके जो बीजेपी में क्या नाम है उनका, अपने कड़िया मुंडा जी, ये एक दौर था जो हर हर खेमे में आदिवासी नेता थे और वो मूल आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब उनका दौर खत्म हो गया और चीजें जो नए नए दौर की जो राजनीति है आदिवासियत की, तो अब ये विभाजन आदिवासी राजनीति को बहुत प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ से इसका प्रभाव ये होगा, तो मैंने कहा कि बुद्धिजीवी जो हैं आदिवासी के, उन लोगों ने बड़ी मतलब जो भी इसके रणनीतिकार हैं, जो भी इस तरीके से सकारात्मक सोच के साथ, उन लोगों ने शायद ये तय किया है कि भाई बटेंगे तो हमें दिक्कत होगी। हम लोगों को चाहे किसी भी पार्टी लाइन में कहीं हो, हम लोगों को किसी भी तरीके से, चाहे सरना हो, मिशनरी हो, हैं तो हम आदिवासी, तो हम लोगों को वो चाहे वो झारखंड का हो, उड़ीसा का हो, असम का हो, कहीं का भी हो, हम लोगों को एक स्वर में आना पड़ेगा, एक तरीके से जुटना पड़ेगा। अब इसमें बड़ी रोचक बात कहने जा रहा हूँ पंकज जी, भी आप भी गौर से इसको सुनिएगा, कि यहाँ पर ये जो तय हो गया कि अब इसमें होता क्या है, कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा नेता चाहिए होता है। जब इस तरह की कम्युनिटी की लड़ाई आप लड़ते हैं तो कोई एक नेता चाहिए होता है। मेरी समझ से आदिवासी समाज ने, वो भारत भर के आदिवासी समाज ने अब ये तय कर लिया है कि हमने एक नेता बनाना है, और वो नेता हेमंत सोरेन को मान लिया गया है। हेमंत सोरेन को मान लिया गया है। अगर पिछले पिछले साल भर की इस क्षेत्र में गतिविधि देखी जाए तो ये समझ में आ रहा है कि आदिवासी समाज अपने बीच से एक नेता स्थापित करना चाहता है मुख्य धारा में। अब इसमें ये पार्टी लाइन से ऊपर की बात कह रहा हूं मैं, इसमें अंदर अंदर वो चाहे मिशनरी हो, चाहे सरना हो, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, हर कोई इसमें एक साथ होकर के आगे बढ़ना चाहता है। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, इसमें मेंटोर कौन कर रहा है, इस पूरी संकल्पना को मेंटोर कर रही है हमारी महामना, मतलब ये अपनी क्या कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। जी, मुर्मू जी इसको बिल्कुल। मेंटोर कर रही हैं, और ये मुझे लगता है एक सकारात्मक राजनीति है। तो इस तरीके से इसको देखने की जरूरत है। और अभी जो ग्राउंड पे ये पैसा आने के बाद बहुत सारे जो विरोधी स्वर अभी उठ रहे हैं, इनको थोड़ा सा समय देकर के किसी ना किसी तरीके से इन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी कि बच्चा शांत हो जा, तुम्हारे फायदे की बात है। तो इस तरीके से मैं इस पूरे राजनीति पेशा की राजनीति को देख रहा हूँ। अब पेशा अभी जो दिया गया है, ठीक है, वो मूल स्वरूप में तो नहीं है, थोड़ा ढीला ढाला है, और लेकिन ये बीच का रास्ता है। अब बीच का रास्ता मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो यहाँ से जहां हम लोग आज 2026 में आ चुके हैं, अब यहाँ से आदिवासी अब पीछे की तरफ तो नहीं जाएगा। अब वो पेड़ का छाल और मतलब जानवरों का खाल तो नहीं पहनने वाला ना, अब यहाँ से आगे जाएगा। अब एआई के दौर में ये जितने भी नेता भी हैं, जो भी इसकी राजनीति करे, वो भी पीछे नहीं लौटना चाहेंगे, आगे जाना चाहेंगे। तो आगे जाना चाहेंगे में एक कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट क्या है कि कॉर्पोरेट को दुश्मन बताया जाता है, लेकिन अब सबको पता है कि उनके बगैर काम नहीं चल रहा। वो दोस्त और दुश्मन, उससे मतलब आप उसको साथ लिए बगैर नहीं चल सकते। तो ये कुछ बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि जो जमीन पे जो आदिवासी हैं, इनको भी समझाया जा सके कि तुम्हारे से पूछ के ही काम करेंगे, लेकिन वो करना जरूरी है। अब यहाँ अगर कोयला है तो निकालना जरूरी है, यहाँ अगर सोना है, तांबा है, सब निकालना जरूरी है, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जंगल का इमोशन समझा जा सकता है, जंगल का इमोशन समझा जा सकता है, लेकिन अब यही आदिवासी सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में रहने को अब ये तैयार नहीं है। तो बीच का रास्ता, ये पेशा जो अभी आया है, ये बीच का रास्ता वाला पेशा है। इसमें वो शुद्धता की जो मांग की जा रही है, शुद्धता वाले जो लोग हैं, उनको इस पे समझौता करना पड़ेगा, इस बीच के रास्ते वाले पेशा को स्वीकार करना पड़ेगा, और यही आदिवासी राजनीति आगे जाकर के बढ़ने वाली है मेरी समझ से। जी, लेकिन ये लोग तो इसके तमाम अच्छे पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के नेता खासतौर पर चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में 3 दशक से ज़्यादा समय तक रहे, 6 बार वहाँ से वो विधायक भी बने और उनका दावा है कि मैया सम्मान जैसी योजनाएँ उनकी ही उपज थी, जिन पर आज हेमंत सोरेन जिनके बदौलत सत्ता में आ गए हैं और लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। वे पेशा बधाई हो नियमावली आपको। के हाँ, तो वे पेशा नियमावली के लेकिन खिलाफ हैं। उन्होंने कल भी एक लंबा-चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और उनका कहना मैं बता दे रहा हूँ, उनका कहना है कि ये नियमावली जो अधिसूचित हुई है, वो पेशा की मूल भावना का उल्लंघन है, आदिवासियों का अधिकार छीनने की साजिश है और वे कह रहे हैं कि हर स्तर पर इसका हम विरोध करेंगे। उनका चंपई सोरेन का ये भी कहना है कि ग्राम सभा गठन से जो रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक प्रथा जैसे शब्द थे, उनको हटा दिया गया है और इससे पेशा की मूल भावना नष्ट हो गई है। ग्राम सभा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का हनन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जिसमें नियमगिरी जैसे मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसका हवाला देकर चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार आदिवासियों की धार्मिक मान्यताओं को नजरअंदाज कर रही है और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नियमावली में शराब दुकानों का तो जिक्र है, लेकिन आदिवासियों के हित और विस्थापितों के अधिकार को इसमें नहीं रखा गया है। तो आपको मान ली मैं पहले पंकज जी के पास आता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा। तो क्या आपको लग रहा है पंकज जी कि ये जो भाजपा का विरोध है या चंपई सोरेन का विरोध है, ये राजनीतिक विरोध है या वो सही में कर रहे हैं क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा उठा रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है कि सचमुच आदिवासियों के हित की बात है या सिर्फ ये राजनीतिक विरोध? अ, आनंद जी, मैं इसे अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये ठेकेदारी सिस्टम से ग्राम सभा सिस्टम की ओर मूवमेंट है ये। अभी गाँव में कोई भी काम होता है तो कौन करवाता है? ठेकेदार। बिल्कुल। अफसर यही कराते हैं ना। अब सिर्फ परिवर्तन ये आएगा कि गाँव के लोग कराएँगे। अब गाँव के लोग उस ग्राम सभा में कौन होंगे, इस बात को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं। जो झारखंड में है, आपको पता है कि परंपरागत रूप से होते हैं उनके जो पुजारी हाँ, जिनको मानसी बोलते हैं। मुंडा, डाकुआ, हाँ, सोहर मानकी सब मुंडा वो सब ये सब माना जाता था कि ये उनके प्रतिनिधि हैं। लेकिन वो ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिनिधि हैं, उनकी भी इसमें भूमिका होगी। लेकिन ग्राम सभा में चुनना तो ग्रामीणों को ही है ना। अब ग्रामीण किसको चुनते हैं ये उन्हीं गाँव वालों पर छोड़ देते हैं। हम क्यों इस तरह का बैरियर लगाएँ? वहाँ सर वो एक नियम मैं देख रहा था जिसमें कहा गया था कि जो उस गाँव का वोटर है, उस गाँव का वही चुनेगा। और उसमें एक प्रतिनिधित्व दिया गया है कि जिस गाँव में जिस आदिवासी में चूँकि बहुत तरह के होते हैं ना कि उरांव, मुंडा हो, खड़िया जो भी हो, उनका जितना जनसंख्या रहेगा उसी अनुपात में वो आएँगे। तो ये किया गया। अगर चंपई सोरेन ये चाहते हैं कि वो परंपरागत रूप से वो मानकी मुंडा वही रहें, वही नेता बने, तो फिर वो जो शशि जी कह रहे थे ना कि बीच में तीसरे कैटेगरी का आदिवासी, फिर वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। लोगों को चुनने दीजिए, गाँव वालों को चुनने दीजिए। अच्छा चुनेंगे, उसका भुगतान भी उन्हें करना होगा, बुरा चुनेंगे, उसका भुगतान भी उन्हें करना होगा। मुझे लगता है चंपई सोरेन थोड़ा-सा जल्दी खेल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि फ्रंट फुट पे आप हवा में खेल देते हैं तो आउट होने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा-सा वेट करें, देखें, विशेषज्ञों की राय लें, उनके पास है ये रिसोर्स और तब बयान दें। ऐसा नहीं कि लागू किया, नियमावली पढ़े नहीं और पहले ही से बोल दिया कि आदिवासी परंपराओं के खिलाफ है। क्योंकि सामने फिर तर्क-वितर्क में वो टिक नहीं पाएँगे। हाँ, क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ। रघुवर दास ये जो 23 तारीख से लेके 2 तारीख के बीच का कालखंड था, वो लगातार पेशा नियमावली को सार्वजनिक करने की माँग कर रहे थे। लेकिन नियमावली सार्वजनिक होने के बाद उनका कोई बयान मुझे अभी तक दिखाई कहीं ना दिया है, ना कोई मैंने वीडियो देखा है उनका। आज तो अर्जुन मुंडा भी सामने आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और कहा कि राज्य सरकार ने पेशा नियमावली में पेशा एक्ट 1996 की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। और उन्होंने भी सवाल उठाया कि एक्ट में जिस रूढ़िजन्य परंपरा की बात की गई है, तो राज्य सरकार ने उसे नियमावली में क्यों नहीं जोड़ा है? शशि जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, इसमें चंपई सोरेन अगर राजनीति की दृष्टि से देखा जाए ना तो बिल्कुल सही खेल रहे हैं। मैं पंकज जी इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे। ये भाजपा के लिए आखिरी मौका है। अगर अभी इसका फायदा अगर कोई उठा सकता है तो बीजेपी उठा सकती है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से जो आया है पेशा और आदिवासी
समुदाय में जिस तरीके से फ्रिक्शन इस बात को लेकर के है कि यहाँ पर दो तरीके के जो आदिवासी है ना, मिशनरी और सरना। तो सरना वालों का ये आरोप है कि मिशनरी के प्रभाव में बहुत सारे ऐसी चीज़ों को डाइल्यूट किया गया है जो उनको कमज़ोर करेगा, ठीक है? अब यहाँ ये आखिरी मौका है भाजपा के साथ, हम लोग पत्रकार लोग हैं, नेताओं को क्या सलाह देंगे, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर अभी इस फ्रिक्शन को पे अगर वो खेल सकते हैं तो ये लास्ट है। उसके बाद अब इनको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ से भाजपा और कमजोर होगी, हेमंत सोरेन और मजबूत होंगे और मतलब यहाँ से उनकी, अगर इनने इस फ्रिक्शन को समझ लिया जो अब इनके बीच में हो रहा है ग्राउंड पे, हेमंत सोरेन ने, तो वो बहुत बड़े नेता बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। पूरे भाजपा को अगर राजनीति करनी है तो पूरे भाजपा को उनके पीछे लामबंद हो जाना चाहिए और इस फ्रिक्शन पे काम करना चाहिए, वरना तो फिर हाथ से निकल गया है इनकी गेम। लेकिन अब तो एक चीज आनंद जी, मैं चूंकि आप लोग दोनों हैं, ज्यादा देख रहे हैं झारखंड की खबरों को, मैं थोड़ा इधर उधर रहता हूँ। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, पूरी दुनिया भी देखनी पड़ती है आपको, तो अभी तो आप इसलिए कह रहा हूँ, अभी आप वेनेजुएला पे भी कुछ कह रहे थे, मैं देख रहा था। हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 बिंदु हैं जिस पे मैं समझना चाहूंगा। एक, उन्होंने अधिकार दिया है कि जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी चेक करेगा ग्राम सभा। आई थिंक कि वो एक्सपर्ट पे छोड़ देना चाहिए। अब मुझे कैसे पता? जी जी, ये ग्राम सभा वाली जो बात है ना, असली पेंच यहाँ पे है। जो पेशा का जो मूल जो तरीका था ना कि ये आदिवासी मानते किसको, पहले इस परिभाषा को ठीक से समझा जाए तो ये सारा जो बीच का जो मतलब जो परेशानियां हैं आदिवासी समुदाय में, इसको एड्रेस किया जा सकेगा। आदिवासी है कौन? आदिवासी जैसा कोई शब्द तो अलग पहले से तो चल नहीं रहा था उस समय। अगर ये निशा जी वाला आपने जो भेजा था मुझे, उसमें भी इनने इस आदिवासी जैसा शब्द, वहां पे जो पारंपरिक तरीके से जो अपने रीति रिवाजों को मानते हैं उनको माना गया। तो अब यहाँ पर जो मिशनरी हो गए आदिवासी, तो उनने तो वो चीजें छोड़ दी हैं, तो उस परिभाषा से वो आदिवासी नहीं रह जाते हैं। सरना वालों का ये कहना है फिर वो इस परिभाषा से आदिवासी नहीं। अपना जो कस्टमरी लॉ है या जो आपने मानकी मुंडा सिस्टम है, उससे तो आप बाहर आ जाते हैं। सारी जो पोजीशन है उनको क्यों मिला? वो तो फादर ब्रदर हो चुके हैं, तो फिर मुंडा पहान उनको क्यों बनाया जाए? और ये फिर जो इलेक्टोरल तरीके से जो मुखिया बनते हैं, वो फिर तो उसके पास फिर वो ग्राम सभा का जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। लड़ाई यहाँ पे है, यहाँ पर पेच फंसा हुआ है और चंपई सोरेन उसको एड्रेस करना चाहते हैं। राजनीति के लिए ये बहुत अच्छा मुद्दा है उनके सामने। और आदिवासी चाहे वो मान्यता के हिसाब से चाहे कोई कहीं चला गया हो, और हेमंत सोरेन वो राजनीति करने की कोशिश करने हैं, कोई कहीं भी गया हो, आदिवासी है तो आदिवासी के नाम पे वो हमारे साथ आ जाए। तो ये दो धारा राजनीति चल रही है यहाँ पे। एक चंपई सोरेन एक को लीड कर सकते हैं अगर भाजपा उनको आगे करती है तो, लेकिन भाजपा की अपनी चीजें है, पता नहीं वो कैसे करेंगे। लेकिन ये मुझे समझ में आता है और प्रॉब्लम वो ग्राम सभा की परिभाषा पे है। बिल्कुल, वही मैं पूछ रहा था। 2-3 चीज इसमें जो लिखा हुआ है, मैं नियमावली पढ़ रहा था कि योजनाओं की निगरानी करेगी और कार्यों की गुणवत्ता ये भी देखेगी। अब गांव वालों के पास कितना वो टेक्निकल नो हाउ है, वो कितना समझते हैं गुणवत्ता के बारे में, एक सवाल बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा। अब कोई गांव वाला के कह दिया कि रोड की क्वालिटी सही नहीं है, अब वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है सही हो, लेकिन वो कह रहे कि नहीं सही है। अब इसका फैसला कौन करे? तो दूसरी बात उसमें ये लिखा हुआ, थर्ड पार्टी ऑडिट करा सकती है। अगर उसके पास इतना पावर है तो गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट तो करा ही सकती है। बिल्कुल काम में डिस्टर्ब नहीं होगा ना? नहीं होगा। अभी भी योजनाओं की जो सरकारी योजनाएं भी होती है तो थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था है। तो ग्राम सभा के पास अगर इतना अधिकार है तो ग्राम सभा के पास ये भी अधिकार होगा कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट करा दे जिसमें एक्सपर्ट्स का पैनल हो, अगर कोई बड़ी योजना है। और सड़क वड़क की योजना तो आप खुरच के भी देख सकते हैं कि सड़क बनी है कि नहीं, है तो आंख से दिख जाता है। लेकिन जहाँ कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो वहां थोड़ा जहाँ टेक्निकल, आजकल तो ऐसे अधिकारी हैं जो एआई का फोटो डाल करके राष्ट्रपति भवन तक भेज देते हैं और बिना सड़क के सड़क पास पैसा ले लेते हैं। तो ये दूसरा सवाल ये था सर कि इसमें ये लिखा हुआ है कि गांव में कौन सा अनजान आदमी आया उसकी पहचान ग्राम सभा करेगी, और वो रहना है कि नहीं रहना है ये फैसला ग्राम सभा करेगी, आदिवासी करेंगे वो फैसला। मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ लोगों को मुश्किल होने वाली है यहाँ पे। नहीं, ये तो आपने देखा पत्थलगड़ी आंदोलन के समय में भी जो गांव के बाहर पत्थलगड़ी की गई है,
तो वहाँ तो ये प्रावधान पहले से है आदिवासी गाँव में कि कोई बाहरी आदमी आता है तो पहले ग्राम सभा जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, उसकी पहचान करती है, उससे पूछताछ होती है कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, किस मकसद से आए हो। तो ये तो उसको एक नोटिफाइड रूप दे दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आदिवासी गाँव में जहाँ पत्थलगड़ी है और जहाँ नहीं भी है, वहाँ ये व्यवस्था पहले से चलती आ रही है और सिर्फ आदिवासी गाँव में नहीं, आपके गाँव में भी, हमारे गाँव में भी कोई अनजान चेहरा दिखता है तो लोग रोक कर तो पूछ ही लेते हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो? किसके घर आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? ये तो सीधी-सी बात है, इसमें कोई अपना अपना संरक्षण करने का और अपनी सुरक्षा करने का अधिकार तो सबको है, तो ये कोई मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत आपत्तिजनक बात इसमें है। सर, तो कोई अब रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये सब की पहचान तो गाँव वाले भी अब कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल, सही यही जगह मैं पे पूछना चाह रहा था। बिल्कुल। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि उनके हाथों में ये अधिकार आ गया ना, कि हाँ, अब अब इसमें इसका परिणाम जी, जी। चीज़ और जोड़ जी, जी। जी, जी, बताएँ प इसको खत्म करें पहले, हाँ, फिर बताता हूँ। मैं कुछ ये कह रहे कह थे रहा था रोहिंग्या कि वाला। अगर आदिवासियों के पास ये कानूनी अधिकार मिल गया और संवैधानिक अधिकार कि वो अपने यहाँ आए बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं को रोक सकते हैं, तो इसका एक अलग पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा शायद बात नहीं हो रही है। अभी भी जो रोहिंग्या आ रहे हैं पंकज जी, वो कोई ज़बरदस्ती कोई तोप टैंक लेके तो आ नहीं रहे हैं। वो तो शादियाँ बिल्कुल, करके आ रहे हैं। आरोप तो यही लग रहा है ना कि वो आदिवासी लड़कियों से शादियाँ करते हैं और वहाँ बस जाते हैं। तो जब समाज के अंदर से कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो फिर तो इसको रोका नहीं जा सकता है ना। क्योंकि जी। अगर हमारे घर में कोई घुसेगा बाहरी आदमी और हम उसको आने देंगे और कहेंगे कि नहीं चलो मेरे घर में 3 रूम थे, 1 रूम तुम ले लो। तो ये तो वही वाली बात है, कोई ज़बरन तो आ नहीं रहा है। जी। मुझे एक तो बात समझ में नहीं आती कि अगर जो आदिवासी के नाम पे यहाँ पर अगर सरना है और ये मिशनरी है, तो यहाँ मुस्लिम भी तो आदिवासी हैं, तो उसको भी आदिवासी की तरह से ही ट्रीट करने हाँ, की शायद कम है पर वो कम है। हैं। पर हाँ, पर बिल्कुल अगर लेकिन तो वो कोई इतनी कम आदिवासी संख्या आम में है, इतनी कम संख्या में है कि उनकी बात ही नहीं होती है। नहीं और सर, उनकी तरफ और उनको अल्पसंख्यक होने में ज़्यादा राजनीतिक लाभ है, इसलिए वो आदिवासी नहीं कहलाना चाहते। लाना उन अगर डीएनए के हिसाब से चला जी। जाए तो बहुत से सुदूर गाँवों में भी अगर आप चले जाइए अच्छी खासी संख्या मिलती है और वो एकदम बिल्कुल अपने क्रिश्चियन और हिंदू और सरना जो है सब एक जैसे लगते हैं, तो इसमें वो मुस्लिम कहलाना चाहते हैं इसलिए वो अपने आप को अपनी आदिवासी आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं, अदरवाइज उनको भी देखिए आदिवासी यही 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 एक बड़ा मतलब मज़ेदार विरोधाभास है कि जहाँ एक तरफ ईसाई बन जाने के बाद भी आदिवासी अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोट मुसलमान बन हाँ, लेकिन जो मुसलमान बन गए उनकी तरफ से ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है कि ऐसा क्यों है? और इस पर मुझे लगता है कि कुछ जो जो सोशियोलॉजी जानने वाले लोग हैं या इस तरह के रिसर्चर हैं, वो इस पर ज़रूर कुछ शोध करेंगे। लेकिन सवाल ये ऐसा भी है जैसे हाँ, जैसा आपने अभी कहा, आपने जो एक जो सरना और ईसाई वाला जो भेद बताया, अभी की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, जो पिछले 2 चुनाव से देख रहे हैं कि आदिवासी भाजपा से लगभग मुँह उनका भंग हो गया है और हेमंत सोरेन की तरफ ज़्यादातर वो ईसाई है, वो आदिवासी है जो सरना मानने वाले हैं और कांग्रेस की तरफ हम ये मानते हैं कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं, वो कांग्रेस के खाते में हैं। तो आपने जैसा कहा तो बीजेपी के लिए एक मौका हो सकता है कि वो जो सरना आदिवासियों का एक बड़ा चंक है, वो उसकी तरफ उनकी बात करके और उसको अपने तरफ पाले में लाने की कोशिश कर सकते हैं। जी। आदिवासी सर, मैं ये एक चीज़ कह रहा था बीजेपी कि आदिवासी को परिभाषित किया गया है क्या इस अधिसूचना में कि आदिवासी कौन? ये परिभाषित जब तक नहीं किया जाएगा तो पता नहीं चला क्योंकि जो अपने देवी-देवताओं को नहीं पूजता है, प्रकृति को नहीं पूज रहा है, जो मानकी मुंडा प्रथा को नहीं मान रहा है, जो सरना स्थल नहीं जा रहा है, जो मसना को नहीं मान रहा है, क्या वो आदिवासी है? यही नहीं झगड़ा देखिए है ये सवाल पूछना इसमें चाहिए। के झगड़ा अंदर ये है, यही सवाल ये है, पर इसमें बहुत बार मामला कोर्ट में गया, अदालतों में गया और आदिवासी को धर्म के आधार पर आदिवासी का दर्जा नहीं मिला, उसको रेस, नस्ल के आधार पर आदिवासी माना गया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि बहस को धर्म पे लाया जाए। लेकिन यहाँ मसला नस्ल का है क्योंकि तो धर्म तो फिर बदल सकते मुसलमानों को भी आदिवासी माना जाए ना फिर। बिल्कुल हाँ, तो फिर उसमें अरे हाँ, वो अगर भाग वो रहे हैं क्लेम तो क्या हुआ? पकड़ के लाइए। वो तो खुद भाग रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, भारत के संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है कि अगर कोई हिंदू धर्म बदलकर मुसलमान हो जाता है, ईसाई बन जाता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आदिवासियों के लिए व्यवस्था नहीं की गई।
इसका कारण क्यों? यही था कि आदिवासियों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिला है, उनको नस्ल के आधार पर मिला है, इसलिए लद्दाख के बौद्धों को भी मिल जाता है, लक्षद्वीप के मुसलमानों को भी मिलता है और मिज़ोरम के ईसाइयों को भी मिलता है और झारखंड के भी आदिवासियों को मिलता है। तो ये आरक्षण की जो व्यवस्था इसलिए की गई थी कि वो रेस पर आधारित था, धर्म पे नहीं था। लेकिन वहाँ सभी घूम फिर कर धर्म पर आ जाती है क्योंकि राजनीति में धर्म जब तक घुसाया नहीं जाता तब तक वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो उतनी मज़ेदार होती नहीं है, उससे फ़ायदा भी मिलता नहीं है। मज़ा लेकिन चाहे जो हो, अ, एक चीज़ इसमें ऐड करता हूँ कि मज़ा चाहे जो हो, तो आदिवासी राजनीति मतलब जो अभी इस वक़्त जो पॉज़िटिव राजनीति करने की कोशिश हो रही है कि धर्म को किनारे करके आदिवासी हो और सब एक साथ बढ़ें। ये राजनीति करने की कोशिश हो रही है ये और तो पॉजिटिव आपको लग रहा है, पर इसमें भी तो वोट बैंक ही पॉलिटिक्स है। अगर वोट इसकी बैंक का खेलना है तो को एक टिप दूँ, बीजेपी को एक टिप दूँ आपके मंच से। बीजेपी के पास एक मौका है इस पूरे चीज़ को डिफ्यूज़ करने का। इनको चाहिए इस वक़्त कि अभी तत्काल इनका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, वो चुपचाप कुर्मियों को एसटी का दर्जा दे दें और सरना और कुर्मी को इकट्ठा कर लें और अपने पास लेकर के चले जाएँ। कर लें? कर सकते हैं तो। ये पूरी राजनीति इनकी खराब हो जाएगी, वरना तो इनके हाथ से तो गई राजनीति। शशि जी आप उस पार्टी के बारे में टिप दे रहे हैं जो बेचारा रांची से नीचे नहीं उतरता। आप कहाँ हाँ, वो किससे अलग बात उम्मीद लगा के बैठे? और है। आपको लगता मेरा है कि जाके आदिवासियों के बीच ये बात भी करेंगे? ये पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी रोज फ़ोन कर के पूछते हैं कि मेरा वाला छापा कि नहीं? बस इतना ही है। नहीं तो इनके आप घरों कहाँ में किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? झारखंड का नक्शा और इनके लिए अलग है और हम लोग जो भौगोलिक तौर से झारखंड का नक्शा देखते हैं दोनों अलग है। इनका नक्शा हुँ। रांची शहर से बाहर नहीं है, वो रिंग रोड के नहीं, अंदर में रांची इनकी से ज़्यादा धनबाद, जमशेदपुर शहर में रहते हैं और वहाँ ऐसे जाते हैं जैसे अजायब घर घूमने गए हैं कि वाह, वाह! ऐसा भी होता है क्या? अरे यार, तुम यहीं के नेता हो, यहीं नेतागिरी कर रहे हो और पूछ रहे हो कि अरे! आप देखे कि नहीं, वहाँ मड़ुआ खाता है। मैंने कहा बाहर से आए हैं क्या सर? इनके लिए वो हैरानी वाली बात है। बताइए। तो अब आप उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बीच बैठ के और ये सब सारी बातें करेंगे, कहाँ करेंगे सर? आप किससे उम्मीद पाल के रखे हैं? कुर्ता का क्रीज तो हटता नहीं सुबह से शाम तक और इनको आप जींस यहाँ के इनसे रील्स राजनीति बनवा लीजिए, यहाँ इनसे जो है रील्स ना ये बनवा लीजिए नहीं, नहीं और रील्स बनाने में इरफान अंसारी से कोई नहीं थकेगा भाई। इस पर हम आपको बता दें। इसीलिए इसीलिए इरफान अंसारी इन लोगों के फेवरेट हैं। हाँ, घूम फिर के इरफाने पर बात करते हैं। रील बनाने बिल्कुल। में भी नहीं थकने देगा वो आदमी, समझे ना? हाँ, इसलिए और जा लेकिन चलिए बात तो हमारी हो गई, लेकिन एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष छूट रहा है, वो निशा उरांव का है। निशा उरांव पंचायती राज बिल्कुल। की निदेशक हुआ करती थी। 2000 मुझे लगता है 2008 बैच की आईआरएस हैं, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और उनके पिता रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में हेमंत सोरेन की और उसी दौरान उनको झारखंड में डेपुटेशन पर लाया गया था। पंचायती राज और कृषि विभाग में उनको पोस्टिंग दी गई थी और पेशा की नियमावली बनाने वाली जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसको वो कन्वीन कर रही थी। तो उन्होंने इस जो नियमावली को जो मंजूरी मिली और अधिसूचित हुई, तो उन्होंने भी लिखा, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट जाहिर करके चिंता जाहिर की और लिखा है कि लगेगी आग तो आएँगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी का शेर है और जवाबदेही किसकी, ये सवाल उन्होंने किया है। तो लग रहा है देखने से कि पेशा में जो संशोधन हुए नियमावली में, उस पर उन्होंने सवाल उठाया है और उनका ये कहना है कि उन्होंने जो नियमावली बनवाई थी, उसमें कई चीज़ें हटा दी गई हैं और उनका ये भी कहना है कि कुछ गैर रूढ़िजन्य आदिवासी निजी एजेंडे पर चलकर पे 1 मिनट थोड़ा शशि जी लगता है आउट हो गए थे, उनको वापस बुलाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये निशा उरांव के बारे में मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बात कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं जो इससे पहले समाचार प्लस में था, लगातार उनको फॉलो कर रहा हूँ और हुँ, जब वो पंचायती राज मंत्री थी तब से लेके अब तक, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, पर मुझे अंदर से वाइब मिल रहा है कि वो पॉलिटिक्स में आने की सोच रही हैं। और हाँ, तो हो सकता डीएनए है, में देखिए, मुझे इंट्यूशन ये कह सकते हैं। खुल के अभी तक उन्होंने भी कभी कुछ नहीं कहा और क्योंकि देखिए रामेश्वर उरांव पॉलिटिक्स में हैं वो और काफ़ी पढ़ी-लिखी फैमिली है और उरांव जनजाति पे इनका एक अपना प्रभाव क्षेत्र भी है, ये पढ़ी-लिखी भी हैं। मुझे लगता है कि पेशा को इन्होंने एक मतलब बोलते हैं ना ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारकर देखने की कोशिश की है कि कितना गहरा है।
नहीं, और दूसरा उन्होंने जो सवाल उठाया है, वो गैर रूढ़िजन्य जो उन्होंने शब्द का उपयोग किया है, उससे साफ लग रहा है कि वो भी इशारा कर रही हैं, कहीं न कहीं वो बिल्कुल। ईसाई 1 मिनट जो वो जिस सरना वो और क्यों इशारा कर रही है पता है? वो हाँ, क्यों इशारा कर रही हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले जो गैर रूढ़िजन्य जो सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा में था ना, उन्होंने उरांव जनजाति को कुछ कहा था कि ये तो बिहारी है। अब उसी का ये काउंटर है। और एक क्रिश्चियन मिशनरी का है वो आदमी, और ईसाइयों की तरफ से ज्यादा बात करता है। उसने ये सवाल उठाया था उरांव जनजाति के बारे में। पेशा के बारे और में एक मुझे और लगता है कि नहीं, नहीं, मैं काउंटर यहां से आ रहा है। शशि इसी जी लाइन पे मैं एक बात बताऊं, शशि इसी लाइन पे शशि 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 जी थोड़ा आउट ऑफ नेटवर्क हो गए थे। हम लोग बात कर रहे थे निशा उरांव की, रामेश्वर उरांव की बेटी है, पंचायती राज सेक्रेटरी थी, पंचायती राज डायरेक्टर थी। उनके समय ही ड्राफ्ट बनाने का काम शुरू हुआ था और इसी जो में मैं ड्राफ्ट तोड़ता हूँ आपकी वाली बात पे कि नहीं, यहाँ पर ना उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट है, आपने शायद देखा होगा, जिसमें देखा था मैंने। उन्होंने इशारा किया है गैर रूढ़िजन्य और ये करके जो हम लोग बात कर रहे थे सरना और जो ईसाई वाला मामला था, कहीं न कहीं उसको वो उठाती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि रामेश्वर उरांव का अपना परिवार जो है, वो बहुत सेक्युलर परिवार है। वो सब धर्मों को मानते हैं। उनके घर में बौद्ध बुद्ध की भी पूजा होती है, उनके घर में सरना पूजा भी होती है, हिंदू पूजा भी होती है, सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन निशा उरांव का जो वक्तव्य है, वो इस तरह से ये बता रहा है कि कहीं न कहीं वो सरना और ईसाई वाले मुद्दे पर चल के जा रही है और अभी पंकज जी कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति में भी आने की उनकी एक संभावना बन रही है। तो इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी। बिल्कुल, तो लक्षण तो बिल्कुल यही कि घर में जब तक राजनीतिक नहीं है आप, तब तक तो वो सारा कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जैसे आपको राजनीति में आने की इच्छा होती है, तो किसी न किसी एक धड़े को पकड़ना होता है और ठीक अपना धड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी गलत सा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैं एक रोचक चीज़ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही जब मैं झारखंड में आया, तो सबसे पहला मुद्दा मुझे यही दिखा और इसके बारे में मैंने तफ़्तीश करनी, बहुत लोगों से बातें करनी शुरू की। मुझे यही समझ में आया कि पेशा अपने आप में चाहे जो हो, यहाँ हर एक का अपना पेशा का एक मतलब इंटरप्रिटेशन है और उसको जो सूट करता है वो ठीक है, वरना नहीं है तो ये फिर गलत है। तो इसी तरीके से आप नाम लीजिए, दसियों लोगों का आप नाम ले सकते हैं, सब अपने आप को पेशा का सबसे उनका वाला वर्जन ही सबसे अच्छा है और बाकी का वर्जन में गड़बड़ है। अगर मतलब इनमें से कोई भी अगर सुन रहा हो तो मेरी बात काट के दिखाए। पेशा के बारे में जो भी डिस्कशन इस राज्य में होता रहा है, दसियों यहाँ विशेषज्ञ हैं, सब अपने आप को बताते हैं कि हमारी बात सही है और बाकी तो सब जो है सनक आदिवासियों का कचरा कर दिया। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये मेरा फाइंडिंग है पेशा के जानकारों को लेकर के। अच्छा, एक इसमें और बात सबसे आनंद जी। जी, जी, नहीं मैं सबसे थोड़ा बड़ी बृहद बात जी, हाँ, हाँ, चलिए बात कर लीजिए। मैं थोड़ा-सा बृहद स्तर पे देख रहा हूँ इसे, कि इस देश में 11 करोड़ के आसपास आदिवासी हैं और जब तक ये 11 करोड़ सशक्त नहीं होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तब तक देश नहीं सशक्त हो सकता है। बिल्कुल और इनको साथ हमारी लेके चलना। भौगोलिक संरचना कुछ ऐसी है कि हमारे जो देश का पूर्वी राज्य जो हैं, चाहे वो बंगाल कह सकते हैं, आसाम कह सकते हैं, झारखंड कह सकते हैं, वो ये आर्थिक रूप से आप पश्चिमी राज्यों से या उत्तरी या दक्षिणी से थोड़ा-सा पीछे नज़र आते हैं। और यही वो राज्य हैं जहां पे आदिवासियों की ज्यादा संख्या भी है। तो इनमें एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, प्रशासनिक रूप से इन्हें ज्यादा सक्षम बनाने के लिए, आर्थिक रूप से इन्हें ज्यादा सक्षम बनाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी एक अथक कोशिश की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी जो मौजूदा सरकार है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में इन्होंने चर्चा किया, मुझे लगता है द्रौपदी मुर्मू इज ऑन ए मिशन। और आप देख रही हैं, चाहे वो कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन या निशा उरांव, हम जो बात कर रहे हैं ना, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के थिंग्स हैं। आप देखिएगा, आज से 2 इयर्स डाउन द लाइन, 5 इयर्स डाउन द लाइन, कुछ बहुत अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है और वो परिवर्तन देश के लिए सुखद होगा। ये जो पुराने ढर्रे की राजनीति है ना, कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे तो फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका जमाना बीत रहा है। और जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होगा, एक न्यू रियलाइजेशन होगा इस सोसाइटी में। आप देखिएगा, एक नए तरह की उड़ान यहां इस सोसाइटी में आएगी। वो देखेंगे कि पश्चिम क्यों आगे बढ़ा, उत्तर क्यों बढ़ा, दक्षिण क्यों बढ़ा, हम क्यों पीछे रहे, और वहां से ये नया शुरू होगा।
जी। उससे पहले वर्ल्ड वार हो गया तो क्या करेंगे? किम जोंग बोल रहा है कि अभी वर्ल्ड वार हो जाएगा। हाँ, चलिए नहीं जी, हो अरे बोलिए। वो सब जाएगा। चलता रहेगा। हम अपने आदिवासी मुद्दे पे लौटते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज अभी आपने अंडरलाइन की पंकज जी कि आदिवासी आदिवासी समाज जो है ना, भारत के किसी भी समाज, मैं इस बात का बहुत बड़ा मुरीद हूँ। आदिवासी समाज में स्त्री अधिकार और स्त्री समानता को लेकर के जितना प्रोग्रेसिव आदिवासी समाज है, उतना भारत का कोई भी समाज नहीं है। अगर इस लाइन पे आदिवासी राजनीति बढ़ रही है तो ये देश के लिए बहुत ही सुखद है, क्योंकि ये मिसाल पेश कर सकते हैं पूरे हर सोसाइटी के लिए कि कैसे अपने महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से उनसे बराबरी का जो व्यवहार है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो और अगर इस पेशा में तो बाकायदा इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। ये जबरदस्त है, यहाँ पर महिलाओं को जितना अधिकार है उनके समाज में, उतना किसी भी भारत के किसी भी समाज में उतना अधिकार नहीं है। ये बहुत सुखद होगा अगर इस तरीके से आदिवासी राजनीति बढ़ती है तो। लेकिन जैसे आपने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, तो हम लोग जो बचपन से भारत का संविधान पढ़ते आए हैं, उसमें हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार बहुत सीमित हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रयोग हो रहा है, जो जो राष्ट्रपति के सामने होता हुआ दिख रहा है, तो इसके पीछे जो शक्ति होती है, वो तो आप जान सकते हैं कि उसके पीछे क्या शक्ति है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन आदिवासी नेता के रूप में उभर रहे हैं, देश के एक सर्वमान्य आदिवासी नेता के रूप में, उसके पीछे भी तो वही शक्ति है। और इस बीच में अभी जो चर्चा चल रही है कि एनडीए और जेएमएम का जो के बीच की जो एक दूरी थी, वो आप सत्ता को उसको मत जोड़िए, लेकिन एक जो वैचारिक दूरी थी और एक जो दुश्मनी जैसी स्थिति थी 2023 में या 2024 में जब हेमंत सोरेन जेल चले गए थे, उसके बाद बाहर निकल के आए थे, वो कड़वाहट अब दिखाई नहीं दे रही है। आप अगर ध्यान से राजनीति को देखेंगे, तो केंद्र राज्य के स्तर पर अब वो कड़वाहट नहीं दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने भी झारखंड सरकार को एक सीमा तक छूट दे दी है कि आप अपने राज्य में जो भी करें, हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसको भी अगर देखें, तो मुझे लगता है कि ये अभी तात्कालिक रूप से भले कुछ हो ना हो, लेकिन आने वाले समय में ये एक बदलती हुई चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं। ये बातें उसी थ्योरी को प्रूव कर रही हैं। और जहाँ तक बात राष्ट्रपति का है, तो द्रौपदी मुर्मू जी को सिर्फ राष्ट्रपति के पद से ना देखा जाए, उनका अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा है, बहुत ही मतलब गरिमा में उनका व्यक्तित्व है। तो ये आदिवासी समाज अपने बीच से एक गार्जियन के तौर पे उनको देख रहा है। राष्ट्रपति नहीं जब से हटेंगी तब भी उनकी गरिमा ऐसी ही बनी रहेगी, अपने समाज को इस तरीके से नेतृत्व दे सकती हैं। तो मुझे उस तरीके से इसको देखने का मन कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कर रही हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद केंद्र सरकार कर रही है। मतलब जी। ऐसा नहीं कि अलग-अलग अधिकार क्षेत्र से मैं अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, नहीं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट इंडिया है। पावर और तो उस कोई नहीं तरीके दिखा से सकता है। देखिए, पावर दिखाने हाँ, से तो फिर जयदीप धनखड़ हो जाता है आदमी। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि वो चाहे मोदी जी हों, शाह जी हों, द्रौपदी मुर्मू जी हों, ये सब एक टीम है और उस टीम का विस्तार करने की योजना है। अब उस विस्तारित टीम में कौन-कौन आएगा, लेकिन एक बात है कि एस्टैब्लिश करने की कोशिश है कि हेमंत सोरेन को आदिवासियों का नेता एस्टैब्लिश किया जाए और तमाम राज्यों में जितने भी हैं, जहां-जहां आदिवासी रहते हैं वो है। अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो आप समझ सकते हैं, जो भी देखने वाले समझ ही रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, 2023 वाला नफरत या 2024 वाली कड़वाहट अब नहीं है। अब एक बात समझ जाइए कि जब किम जोंग उन के साथ अगर ट्रंप हाथ मिला सकते हैं, तो उससे ज्यादा दुश्मनी तो मोदी और हेमंत सोरेन में नहीं है ना। बिल्कुल, ये किम जोंग यूंग हमको बहुत पसंद है भाई, बहुत मजेदार कैरेक्टर है। हेयर स्टाइल चलिए, बहुत चर्चा अच्छा चर्चा है। हमारी हो गई गंभीर विषय पर, अब थोड़ा बतकही है, थोड़ा हँसी मज़ाक होना चाहिए, नहीं तो ऐसा गंभीर-गंभीर मुँह सुजा के हम लोग चले जाएँगे, मज़ा नहीं आएगा। तो नहीं तो अभी अब झारखंड में रहते हैं, पिकनिक की बात पिछली बार भी आपने हमको गच्चा दे दिया। पिकनिक उकनिक मनना चाहिए, इतवारी मंडली की पिकनिक होनी चाहिए। कहाँ चलेंगे? जहाँ कहाँ पंकज जी चलो, व्यवस्था करें, जमशेदपुर नहीं, आइए। जमशेदपुर वो और रांची हम पर्यटन लोग। विभाग आजकल बहुत अपना जोर शोर से प्रसार कर रहा है। सुदीप जी की जो मंत्रालय है, तो हाँ, वही लोग कुछ सुझाए, हम पत्रकारों की मंडली लेके पहुंचे और हम लोग जहाँ अब वो जाएंगे तो वहाँ का सरकारी व्यवस्था में तो फिर वो पंचवर्षीय योजना में चला जाता है, हम लोग को नहीं अपने सर, ही और ऐसे भी थोड़ा सा सरकारी सिस्टम से पत्रकारों को अलग रहना चाहिए, उनको नहीं नहीं करने दीजिए।
वो सुझाव दे रहे हैं ना। आजकल लगता है आपको, शायद आपको वो रील्स नहीं आ रहे हैं, उनके जो विज्ञापन वाले जो रील्स आ रहे हैं ना, हर जगह को बड़ा अच्छा से प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जो भी खूबसूरत जगह है अपने झारखंड में, और तो बड़ा अच्छा शशि लग जी, रहा है। शशि जी, मेरा नाम ले लीजिएगा तो जो बुक हुआ जगह है वो भी कैंसिल हो जाएगा, आप जान नहीं रहे हैं। अरे ऐसा कहिएगा भी नहीं मत है। गलती से। ऐसे में नेताओं का दिल बड़ा होता है, लेकिन अभी अभी अब जो आपने बात की रील्स आ रहे हैं, अरे एक बिग बॉस में आई थी तान्या मित्तल, उनको अरे भी झारखंड टूरिज्म अच्छा, ने लगा किया था, बहुत जगह घूम घूम के फुल जगह तो कम दिखा रही थी, अपने आप को ज्यादा दिखा रही थी, ज्यादा खाकर। अच्छा, उसके नहीं बाद तो भी अच्छा, पंचायत वाली एक चीज शशि जी, आनंद जी, आप जी लोग अंबा प्रसाद का रील्स देखे कि नहीं पिछले 2-3 दिन में? अंबाजी का नहीं क्षेत्र भी देखिए, बहुत, का क्षेत्र भी बहुत खूबसूरत देखिए, है। 2-3 दिन में बहुत सारे रील्स आए हैं। उनके पिताजी को देखे थे, बाउंड्री वॉल पर लगा के चेयर सामने बैठ गए थे। अरे भाई हाँ, साहब, एकदम। आप वो रील्स नहीं देखे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने आप शायद झारखंड वो की उनका डांस वीडियो और वो घोड़सवारी वाली वीडियोस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, अभी 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 आया है, अभी नहीं मैं आया है, जंगलों में वो परी की तरह, वो क्या क्या बहुत तरह की कुछ है, वो देखिए, और नहीं दर्शक उनको भी ढूंढ के चलिए, देखें कि बहुत चलिए खूबसूरत है। उनको सिर्फ नेता के रूप में न देखिए, झारखंड। युवा युवा है अभी, उम्र है सब करने की, करने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं, इरफान बढ़िया अंसारी कर बढ़िया है, सकते हैं बढ़िया है। तो बहुत इरफान अंसारी कर सकते हैं, तो अम्बा प्रसाद का तो बनता है भाई उनको। है, मतलब मेरी शुभकामना है बच्चे को, मतलब हम लोगों के लिए तो जी, मतलब बिटिया नहीं, जैसा मैं ही सिर्फ मामला। इतना कह रहा था कि झारखंड की राजनीति में भी चार्म है, मतलब ऐसा नहीं कि रूखा सूखा राजनीति नहीं है, कई एंगल हैं इसके, नहीं तो अब और बड़े तो दिलचस्प राजनीति है। नई जनरेशन आएगी तो नई चीजें भी आएंगी साथ में। अब हम लोग बूढ़े नहीं हुए, लेकिन जवान भी नहीं बचे हैं पंकज जी, ध्यान रहे। तो नहीं, हम लोग दोनों तरफ पकड़े हुए हैं सर, यंग भी देख अब तो रहे हैं, ओल्ड भी देख रहे हैं। अब पीछे की तो तरफ खादी वाला जमाना भी रास्ता चला गया, अब तो छोड़िए, क्रॉक्स रास्ता और छोड़िए, जींस वो वाले रास्ता अब छोड़िए, चलिए बुजुर्गों की संगत की जाए, कुछ दिनों के बाद हम लोग उधर मिलेंगे। नहीं नहीं, नहीं, हम हम लोग तो तो भाई, हमको तो मजा आता है अभी दोनों तरफ, आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी और बुजुर्गों के साथ भी। ऐसा क्या है ना पंकज कि कॉलेज जो यंगस्टर्स है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अभी क्या चल रहा है, थोड़ा अपडेट हो जाते हैं। वो पंकज तो जी अभी हम लोगों के रेंज में नहीं है, पंकज जी बस अभी जवानी से थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं। हम थोड़ा सा लोग हम तो लोग से बहुत हम लोग होता है। बहुत आगे निकल गए। आप इनको हम लोग की कैटेगरी में मत डालिए, ऐसा मत कीजिए, इनको एक ज्यादा एक ज्ञान एक बड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ सर, मैं कल आ रहा था गिरिडीह से रांची, तो एक जगह रुके हम लोग कि चलो भाई हुंडरू फॉल देख लेते हैं। वहां देखने गए तो एक लड़का लड़की अपना बैठ के वो एंजॉय कर रहे थे, कहने का मतलब, तो 3-4 आदमी गुजरा और सब कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, संस्कार नहीं रहा। मैंने कहा भाई वही करेगा, अब आप थोड़ी ना कीजिएगा। इसे एक लेकिन तरीके वो से तो देखिए कि ये तो ठीक है, लेकिन गिरिडीह से रांची आने में हुंडरू फॉल कहाँ पड़ता है, हमको जरा कहाँ ये भी पड़ता है? नहीं नहीं, पड़ता है, गोला के रास्ते से आइएगा ना, तो जब चढ़िएगा गोला ऊपर, आप सिकिदरी से बाएं मुड़ गए होंगे, तो ठीक है, हाँ, चलिए। सिकिदरी से बाएं मुड़ उसको के गए थे रास्ते में वहां पे। नहीं बोलते, उसको प्रॉपर डाइवर्जन हुआ वो। हाँ हाँ, हाँ, डाइवर्जन था मतलब वही। आप दाहिने जाने के बदले बाएं मुड़ जाए तो या तो दो ही स्थिति है कि आप अंधेरे में रास्ता भटक गए, या फिर आप जानबूझ के उस रास्ते पे चले थे। नहीं, चलिए जानबूझ ठीक है। के ही गए थे। नहीं नहीं, मैं मैडम भी साथ में होंगी तो उससे आपको भी देख रही होंगी कि आप किधर देख रहे हैं। तकनीक अब सीखिए, क्या गलतियों से देखेंगे। तकनीक सीखिए, अब यंग पर्सपेक्टिव सीखिए, देखिए चीजों को, उनका देखने का नजर। अब ये बिल्कुल, हमारी। नजरिया बहुत अलग होता है। जी जी। बच्चों के साथ बात करके बहुत उनका नजरिया कुछ अलग होता है, कभी कभी मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, देखिए जब अब अपने बाल बच्चों को ये देखता हूँ। राजनीति का अभी जो है वो सबसे अच्छा काल चल रहा है। इसमें वो गांधी टोपी वाले नेता भी मिल जाएंगे, हमारे जैसे भी मिल जाएंगे, और अभी जेनजी वाले भी आ गए जो जीन्स क्रॉप और हाफ पैंट और क्रॉक्स में भी चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा समय है कि 3 पीढ़ियां एक साथ बैठकर राजनीति को देख समझ रही हैं, और जो कुछ निकल कर आएगा वो कुछ बेहतर ही निकल कर आएगा। और बिल्कुल पेशा के बारे में भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये व्यवस्था, अगर ये नियमावली सही ढंग से लागू हो जाती है तो झारखंड को देश का एक मॉडल बना सकती है। और जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि पैसा ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है, और जमीन पर उतरेगा तो ये बहुत अच्छा भी होगा, और कम से कम आदिवासी स्वशासन और आदिवासी व्यवस्था को लंबे समय तक अभी कायम रखने के लिए और आदिवासियों के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए, रविवारी चर्चा में हम लोगों ने काफी अच्छी चर्चा कर ली है। मटन चावल का जहाँ तक सवाल है तो वो आने वाले इसी महीने में हम लोग उसको खत्म कर देंगे। कभी करते तो हैं, बैठते हैं एक जगह, वहां रविवारी चर्चा भी या पिकनिक भी दोनों हो जाएगा। देखिए, ये तो आपका घर जहाँ है बगल में धुरवा डैम है,
और मेरे बगल में और मेरे बगल में डिमना डैम है, जहाँ मुंह उठाइएगा उधर चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा, क्या करना है। आप आइएगा नहीं आइएगा, व्यस्त आदमी हम ही शशि जी को लेके आते हैं। चलिए, हमारे पास तो दलमा का पहाड़ भी है, और दलमा के पहाड़ पर भी बैठकर मटन भात खाया जा सकता है। हाँ, अरे बैठ के खाना ही है, कहीं भी बढ़िया शांति से रह जाएंगे। नहीं, हाँ। तो बनाने का प्रोसेस भी एक है ना, उसका भी आनंद लेना होता है, वो जिम्मेदारी आप तो चलिए चर्चा चलिए ठीक। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत आनंद आएगा इसमें, और आप दोनों का रविवारी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद तो अब नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हमारी एक मंडली बन गई है, तो आते रहेंगे और रविवार को कोशिश करेंगे कि हम लोग बैठें। और अब तो यह स्थिति है कि अगर कोई नहीं रहा तो उसका हम लोग फोटो कैलेंडर बना के रख के और उसके साथ ही बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए, नमस्ते।